नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी, पुस्तक आरोह, पाठ का नाम नमक का दारोगा, लेखककार मुंशी प्रेमचंद। तो आज हम नमक का दारोगा के अंदर मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बहुत ही रोचक है। इसके अंदर किस प्रकार से नमक विभाग में नौकरी मिल जाती है, किंतु अपनी ईमानदारी के कारण उन्होंने अपना काम सही किया और पंडित अलाउद्दीन को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। उन्होंने इस काम को रोकने के लिए बहुत सारा प्रलोभन उसे दिया, किंतु वो उनकी बातों में नहीं आए और अंत में उन्होंने सही काम करके दिखाया। उनकी सच्चाई के कारण उन्होंने पंडित अलाउद्दीन ने अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया और सारी सुविधाएं उनको दी। अब देखते हैं इस पाठ में। प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय। इनका जन्म 1880 लहमी गांव उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास, सोजे वतन, मानसरोवर, 8 खंड में गुप्त धन, कहानी संग्रह, करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, नाटक, कुछ विचार, विविध प्रसंग, निबंध संग्रह। इनकी मृत्यु 1936। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य की शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा है, कला है के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकलकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी की किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई। उनका प्रारंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनाकार प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंत एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी जो कक्षा 11 में पहले चलती थी, नमक का दारोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। बाद की उनकी रचनाओं में ये आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई।
और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान, उपस्या और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इनके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा, प्रथम प्रकाशन 1914, क्योंकि हमारा जो पहला महायुद्ध हुआ था 1914 से 1918, तो उस समय इन्होंने चालू कर दिया था। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को ले तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, अर्थात धर्म के ऊपर धन की जीत। ये धन के ऊपर धर्म की जीत अर्थात इसमें पंडित ओलोफुद्दीन मुंशी को खरीदने की कोशिश करता है, किंतु उसके धन के सामने, उनके धर्म के सामने उनका धन फीका पड़ जाता है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित ओलोफुद्दीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित ओलोफुद्दीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना की वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुराद उद्दंड किंतु कर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है, किंतु प्रेमचंद इस संदेश पर कहानी को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद उनको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निमन, इसलिए कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। अब देखिए, अब पाठ चल रहा है नमक का दारोगा। इस नमक का दारोगा में देखिए, नमक का दारोगा अर्थात नमक विभाग में लगने वाले दारोगा पद अर्थात सिपाही पद पर वो पूरी निगरानी करते हैं। और रात के समय वो गाड़ियाँ चलती है, वो सो रहे थे लेकिन गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर के नदी किनारे जाते हैं, तो नमक की गाड़ियाँ चोरी छिपे जा रही थी, उनका टैक्स नहीं भरते हैं। उन गाड़ियों को पूछा, कुछ उन्होंने बोला नहीं, किंतु अंत में जाकर के सच्चाई का पता लग ही जाता है और उनको पकड़ लेते हैं। जब वो काम नहीं निपटता है तो स्वयं ओलोफुद्दीन को जाना पड़ा। ओलोफुद्दीन धन की वर्षा करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, किंतु वे असफल होते हैं और जब उनकी कुछ नहीं चली तो अंत में उनको हथकड़ी डाल करके ले जाते हैं। सारे लोग, आसपास के लोग ये महसूस करते हैं आखिर ये ओलोफुद्दीन पकड़ा कैसे गया। आज तक कभी भी ये पुलिस की या कानून की गिरफ्त में नहीं आए। उनको भी फीलिंग हुआ, महसूस हुआ कि आज तक मेरे सामने जो कोई आया धन के बलबूते पर झुक गया, किंतु ये पहला व्यक्ति है जो मेरे सामने झुका नहीं। वह नौकरी करने के बाद में उनको जेल में डाल दिया और वो घर आ जाते हैं। मुंशी जी के पिता उनको बहुत डांटते हैं। मैंने जाते समय कहा था, बहुत कुछ समझाया, किंतु आपके समझ में नहीं आया। उनको बहुत भला बुरा कहा। उनकी पत्नी जो गहने बनवाना चाहती थी नहीं बनवा पाई। अंत में सच्चाई का पता लगने के बाद पंडित ओलोफुद्दीन स्वयं रथ पे सवार होकर के उनके घर आते हैं और अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर, पूरी जायदाद का
स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और कहा, ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है जो कि धन में न रुक करके, धन से न फंस करके सच्चाई के रास्ते पर चला। मैं आपको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाता हूँ और उसके एवज में बहुत सारी तनख्वाह, सारी सुविधा देने का ऐलान करता है। देखिए, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस के काम से निकालता, कोई चालाकी से अधिकारियों की फोबारी होती। अर्थात नमक विभाग का महकमा जब आया तो लोग चोरी छिपे बहुत सारे काम कर रहे थे, बहुत रिश्वत खा रहे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकमदाजी करते थे, इसका सम्मान करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था कि हम भी इस विभाग में चले जाएं। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नर और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। आप घर की स्थिति देख रहे हैं, हमारे पर बहुत सारा कर्जा है, ऋण से दबे। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही। अर्थात लड़कियां समय समय पर पढ़ रही है। समय पर क्या है कि इनकी शादी भी करनी पड़ेगी। आप जानते हैं शादी में कितना कुछ करना पड़ता है, और आप तो जानते हैं हमारे पर बहुत सारा कर्ज है। वो कहना चाहते थे कि नौकरी के साथ साथ तुम्हें कुछ और ऊपरी आमदनी का काम भी करना चाहिए, जिससे क्या है कि घर की व्यवस्था सुधर सके। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। अर्थात जिस प्रकार से कगारे किसको बोलते हैं, नदी के किनारे का वृक्ष। मान लो नदी में तेज बहाव आए, नदी में पानी ज़्यादा आ जाए तो किनारे का वृक्ष नदी में कटाव लगकर कब भी गिर करके बह जाता है। तो उन्होंने कहा क्योंकि इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसका कोई भरोसा नहीं है, कब जिए कब मरे। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। अर्थात तुम ही घर को संभालने वाले, तुम ही मालिक मुख्तार हो। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना कि आपका पद कहाँ है, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, अर्थात ऊपर भी कुछ मिले। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। कहने का मतलब पूर्णमासी का चांद, जैसे वेतन महीने में एक ही बार मिलता है, तो महीने के अंदर पूर्णमासी एक ही दिन आती है, और पूर्णिमा के पश्चात जो चंद्रमा है धीरे धीरे कम हो जाता है। पूर्णिमा के दिन पूरा दिखता है, उसके बाद में अगले दिन छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, ऐसे करते करते एक दिन पूरा लुप्त हो जाता है। अमावस्या को दिखता नहीं। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इससे में उसमें वृद्धि नहीं होती। अर्थात मनुष्य वेतन देता है, उससे उसकी वृद्धि नहीं होती। अर्थात आप ऊपरी आमदनी करोगे, ऊपरी आमदनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिश्वत लेना पड़ेगा, कुछ करना। ये उनके पिता उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहा कि मासिक वेतन तो पूर्णिमासी का चांद है, जो एक दिन पूर्णमासी के चांद के पश्चात चंद्रमा धीरे धीरे घटते 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 लुप्त हो जाता है। अर्थात ऊपरी आमदनी बहता हुआ स्रोत है। अगर तुम्हें ऊपरी आमदनी मिलेगी, उससे तुम्हारा घर का काम चलता रहेगा। ये तनख्वाह जो एक दिन मिलती है वो तो धीरे धीरे पूरी लुप्त हो जाती है। ये उनका कहना था। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। उनके पिता नौकरी पे जाने से पहले अपने बेटे बंशीधर को समझा रहे थे कि बेटा तुम नौकरी में जाते हो तो ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इन पे ज़रा ध्यान देना और मेरी बात एक काम की है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत
जो उचित समझो करो। गर्ज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। अगले इंसान को बहुत ज़्यादा गरज है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कठोरता दिखाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलता चला जाएगा। लेकिन बेगरज इंसान को उसको ज़रूरत नहीं है, फिर आप वहाँ कठोरता दिखाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गरज वाले इंसान के पास में अगर आप कठोरता दिखाएंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन बेगरज को पाँव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई, अर्थात मैं जो आपको बात बतलाना चाहता हूँ ये बहुत ही काम की है। इनको आप गांठ बांध लो, इनको आप अपने दिमाग में उतार लो। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र। अब सारी बातें सुनने के पश्चात उनको धैर्य धारण करना था, धीरज धारण करना, वही मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, बुद्धि के आधार पर सोच रहे मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और आत्मबल ही अपना सहायक था, अपनी आत्मा का बल कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, अर्थात उनका सुकून अच्छा था। जाते जाते उनको तुरंत गति से नमक विभाग मिल गया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकान न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन को नरम पड़े। कलवार की आशालता लड़खड़ाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। जब उनको पता चला कि बंशीधर को नमक विभाग का महकमा मिल गया है तो पड़ोसियों के तो सूल उठने लग गई। पड़ोसी दुखी हो गए, इस बात को जान करके पड़ोसी दुखी हो गए। पड़ोसियों के तो सूल उठने लग गई। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में व्यस्त थे, अर्थात जाड़े के दिन थे और जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अप्सरों को मोहित कर लिया था। मतलब उनको यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन अपने कार्यकुशलता, अपने काम से उन सबको मोहित कर लिया था, मोल लिया था। उनको पता लग गया था इंसान बहुत ही ईमानदार है, इसलिए वो लोग उनसे जलते थे, डरते थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए। मीठी दारोगा जी किवाड़ बंद किए। मीठी देखिए किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, राइफल ली और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए वे पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। कहने का मतलब उनको जब वो रात के समय सो रहे थे और अचानक उनकी जब नींद अचानक जब आवाज़ आई तो आवाज़ को देखकर उनको पता लगा कि अचानक ये क्या हो रहा है, और विचार किया कि किस तरह से गाड़ियों की गड़गड़ाहट हो रही है, मल्लाह जो नाव को चलाने वालों की आवाज़ आ रही है। तो उन्होंने अपने आप को संभाला और उन्हें सोचा कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ न कुछ गलती है, गड़बड़ है। वर्दी पहनी, तमंचा हाथ में रखा और अपने घोड़े पर सवार होकर के वहाँ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी।
वहाँ गए तो उनको पता लगा कि गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार उनको जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? गाड़ियाँ जा रही थी। उन गाड़ियों में जाते समय उनको डांट करके पूछा, ये किसकी गाड़ियाँ हैं? ये तो आपको पता है कि ये गाड़ियाँ पंडित तौलुकदीन की थी, लेकिन उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि गाड़ियाँ किसकी है, इनमें क्या लदा है। उनको कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो तो अपने जहाँ उनका जगह थी वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। और उस समय गाड़ियों मौसम ठंडा था, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मल्लाहों की आवाज़ सुन कर के उनको महसूस हुआ आखिर क्या माजरा है। इसीलिए वो अपनी वर्दी पहनी, तमंचा हाथ में लिया और वहाँ निरीक्षण करने के लिए पुल के पास जहाँ गाड़ियाँ जा रही थी, ये गाड़ियाँ जा रही थी, ये सारी बातें उन्होंने नज़दीक जा कर के देखा। फिर जा कर के उन्होंने पूछा कि इसमें क्या लदा है, ये किसकी गाड़ियाँ हैं। इस तरह से क्या है कि पंडित अलोकदीन की गाड़ियों को उन्होंने रोक दिया। तो इस प्रकार ये पद्य भाग एक बार आज सर इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।